अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। मैप सामने रखना जम्मू कश्मीर का, सब लोग इंडिया का मैप सब लोग सामने रखो। ठीक है, इंडिया का मैप खोल के जम्मू कश्मीर को सामने रखो। ठीक है, ध्यान देना बेटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसमें 3 डिवीजन है। कितने डिवीजन है बेटा? 3 डिवीजन है। जम्मू कश्मीर राज्य में 3 क्षेत्र हैं। एक जो आपका क्षेत्र है उसको हम कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं बेटा? लद्दाख कहते हैं। एक आपका घाटी का क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं कश्मीर। क्या कहते हैं बेटा? कश्मीर। इसी को कहा जाता है घाटी। कभी जो घाटी आ जाए तो घाटी का मतलब यहाँ क्या होगा? कश्मीर से होगा, कश्मीर घाटी। और जो इसका तीसरा डिवीजन है वो है आपका जम्मू। क्या नाम बेटा? जम्मू। तो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर बोलते थे, बोलते हैं नहीं, बोलते थे। इतिहास से बिल्कुल चल रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे जनसंख्या किसकी ज़्यादा है, तो कश्मीर में लगभग 80% मुस्लिम है। कौन है बेटा? 80% मुस्लिम है। इस क्षेत्र में अभी 5 नए जिले बनाए गए हैं। अभी लद्दाख में 5 जिले, पहले लद्दाख में केवल 2 जिला था, एक कारगिल और एक लेह था। अब संख्या कितनी हो गई? 7 जिले हो गए हैं, क्योंकि इसको भी प्रोसेस है, राज्य बनाने का बात हो रही है, क्योंकि वहाँ डिमांड चल रही है राज्य बनाने की। तो राज्य की बात हो अलग बताएंगे उसको हम। तो लद्दाख में जनसंख्या है बौद्ध की। किसकी बेटा? तो यहाँ पर लगभग 70% कौन है? बौद्ध है। और जो जम्मू वाला क्षेत्र था, यहाँ जनसंख्या अधिकांश है हिंदुओं की। और यहाँ एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है, सुना होगा, डोगरा। इसी के नाम पे एक रेजिमेंट का नाम भी है, डोगरा रेजिमेंट। बात समझ में आया बेटा? तो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर में 20% थे, इन्हीं 20% को हम लोग कहते थे जो है कश्मीरी ब्राह्मण। नाम सुना होगा, कश्मीरी ब्राह्मण। इन्हीं लोगों को मार के भगाया गया था वहाँ से। बात समझ आया? तो आज की सिचुएशन पहले ये जान लेते हैं, फिर इतिहास की ओर लौटते हैं। जब लिखना 2 लाइन पहले मैं बनाओ, पहले ऐसा एक लिख लो तब बनाना। लिखना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य है। एक राज्य है, सॉरी, एक राज्य था, ऐसे लिखना। एक राज्य था जिसे आज केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं। जम्मू कश्मीर में जब इसका विभाजन नहीं हुआ था, तो इसे 3 क्षेत्रों में बांटा जाता था। लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। लद्दाख, कश्मीर और जम्मू में, कश्मीर और जम्मू में, कश्मीर में 80% मुस्लिम, कश्मीर में 80% मुस्लिम और 20% अन्य जातियां थीं, जबकि लद्दाख में बौद्धों की संख्या अधिक है।
जबकि लद्दाख में बौद्धों की संख्या अधिक है, तो वहीं जम्मू में हिंदुओं और डोगरा जनजाति पाई जाती है। हिंदू और डोगरा जनजाति पाई जाती है। डोगरा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये पहले मैप बना लेना। हो गया? आगे बढ़े बेटा, ध्यान देना। अब हम पहले बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना कैसे, क्या सिचुएशन थी, उन सिचुएशन को हमें यहाँ पहले समझना है, तब हमें आगे बढ़ना है और इसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे जानना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को। ठीक है, ध्यान देना बेटा। कश्मीर आज़ादी के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा इसे भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। अभिन्न अंग बनाया गया हम लोग। कैसे बनाया गया, ध्यान देना। जम्मू कश्मीर में अधिकांश जनसंख्या, मैंने अभी बता दिया आपको कि बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं और हिंदू हैं, लेकिन तीनों को मिला लें तो मुस्लिम क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ के हिंदू राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। राजा का नाम क्या है बेटा, हरि सिंह। और आपको पता होगा कि कश्मीर में, वो पाकिस्तान में एक शब्द कौन सा है, का। तो का किसको प्रेजेंट कर रहा है, कश्मीर को। ध्यान सुनना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने हरि सिंह से प्रस्ताव किया था कि आप हमारे देश में शामिल हो जाइए, क्योंकि कश्मीर में, जो कश्मीर है वो हमारे पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है। का उसमें जो शब्द है वो किसके लिए है, कश्मीर के लिए है। ध्यान सुनना। तब हरि सिंह को दो बात का डर था। डर क्या था कि अगर मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊंगा तो धर्म के आधार पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो इस्लामी देश घोषित कर रखा है। और अगर हम जाएंगे तो हमारे हिंदू देश, मतलब हिंदू होने कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इनको डर क्या था कि अगर हम भारत में शामिल हो जाएंगे तो भारत में लोकतंत्र होगा और लोकतंत्र की वजह से हमें जो है हमारे अधिकार छिन जाएंगे, क्योंकि हमारी जनता और हमारा क्षेत्र क्या माना जाएगा, भारत का क्षेत्र माना जाएगा। यही होगा ना। इसीलिए इनको दोनों डर था, इसीलिए इन्होंने निर्णय लिया कि हम रहेंगे स्वतंत्र। क्या रहेंगे बेटा, स्वतंत्र रहेंगे। आप ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया था कि यहाँ कई हिमालय है। पहले आपका शिवालिक, फिर मध्य हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर आपका ट्रांस हिमालय। इस वजह से भारत से यहाँ की कनेक्टिविटी नहीं थी।
प्रॉपर, जैसे आज कनेक्टिविटी है हवाई जहाज़ के माध्यम से, हम सुरंग बना रखे हैं आने जाने के लिए, ऐसी कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। जम्मू कश्मीर से हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। और भारत ने एक बार प्रपोजल भेजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए, इन्होंने मना कर दिया। तो भारत ने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया। किसके साथ? लेकिन हरि सिंह के साथ डर क्या था? मैंने बताया कि पाकिस्तान के साथ जाने से क्या डर होगा और भारत के साथ जाने से क्या डर होगा। इसलिए इन्होंने कहा हम अपनी स्थिति क्या रखेंगे, स्वतंत्र। लेकिन जिन्ना का दबाव इस पर लगातार पड़ता गया। तब हरि सिंह ने पाकिस्तान में के जो गवर्नर जनरल उस समय थे जिन्ना से अस्थायी समझौता किया। क्या किया बेटा? अस्थायी समझौता किया कि भविष्य में मैं आप में शामिल होऊंगा, अभी नहीं। भविष्य में शामिल होने के बारे में सोचूंगा, अभी नहीं। अस्थायी समझौता हरि सिंह के साथ किसका हुआ था? जिन्ना का हुआ था। ठीक, लेकिन ये निर्णय ले नहीं पा रहे थे। निर्णय ले तो ले कैसे? पाकिस्तान अलग देश, हिंदुस्तान अलग देश, स्वतंत्र रहेंगे तो एक देश के रूप में होगा, तो हमारी स्थिति क्या होगी, इसी के बारे में मंथन कौन कर रहा था? हरि सिंह। अब यहीं पे स्थिति बदल जाएगी। पाकिस्तान के जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे कबीले रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? कबीले। कबीलों याद है ना, इस्लाम धर्म में जनजातियों को कबीला कहते हैं और हमारे यहाँ जनजातियों को ट्राइब्स कहते हैं या जनजाति ही कहते हैं हिंदू धर्म में। लेकिन इस्लाम धर्म में उन्हें क्या कहते हैं? कबीले कहते हैं। अब जिन्ना को इस बात का डर हो गया। डर क्या था जिन्ना का? कि अगर हरि सिंह एक हिंदू हैं और कहीं ये हमसे अस्थायी समझौता तोड़ करके कहाँ न चले जाएं, भारत में शामिल हो जाएं। ये डर किसको था? जिन्ना। इसीलिए जिन्ना ने क्या किया? अपनी सेना और इन कबीले के लोगों को मिला करके भारत पर नहीं, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया बेटा? आक्रमण कर दिया। ये डेट है 24 अक्टूबर की। क्या बेटा? 24 अक्टूबर 1948 की बात है। इसी दिन कबीले और पाकिस्तानी सेना ने किस पर आक्रमण किया? जम्मू कश्मीर पे आक्रमण शुरू हुआ। और आप जरा मैप पर देखो, वहाँ पे जगह लिखा होगा मुजफ्फराबाद। देखो यहाँ लिखा है, मैप बंद कर दिया। पाकिस्तान में देखो मुजफ्फराबाद लिखा होगा, मिला? मिल गया बेटा? इधर देखो। अब चूंकि यहाँ बेटा हिमालय है और हिमालय इतना ऊंचा, इतनी लंबी लंबी घाटियाँ हैं, मैदान तो है नहीं कि सेना सीधे पहुँच जाए। ये कबीले एक पहाड़ पर चढ़ के दूसरे पहाड़ पर उतरते थे सेना के लोग। ये लोग पहुँच गए मुजफ्फरनगर, वहाँ तक, मुजफ्फराबाद तक। तब हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, नेहरू से, कि आप हमारी रक्षा करो और हमारे ऊपर पाकिस्तान की सेना और वहाँ के कबीले का क्या हो गया है? आक्रमण हो गया है। तो नेहरू ने इनको मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर आप सबसे पहले आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करोगे तो कश्मीर हमारा क्या बन जाएगा? अभिन्न अंग, और तब हम इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन इन्होंने सोचा, सिग्नेचर नहीं किया। 2 दिन बीत गया, आ गया 26 अक्टूबर। क्या आ गया बेटा? 26 अक्टूबर सुबह के समय आक्रमणकारी और तेजी जब आगे बढ़े तो इनको लगा कि अगर श्रीनगर पर आक्रमण हो जाए, अधिकार हो जाएगा तो हम खो देंगे क्या? कश्मीर। तो इन्होंने क्या किया? 26 तारीख को ही शाम को सिग्नेचर किया विलय पत्र पर कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया और ये भारत का क्या बन गया? अभिन्न अंग बन गया। अब भारतीय सेना दिल्ली, जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट पे पूरी रात सेना खड़ी रही। समय का क्या महत्व होता है अभी आपको पता चलेगा। पूरी रात सेना खड़ी रही क्योंकि हमारे पास ऐसे हवाई जहाज़ नहीं थे कि जो रात में उड़ान भर सकें। जो भी हवाई जहाज़ थे वो कौन से थे? दिन में उड़ान भरने वाले थे, रात में कोई उड़ान भरने वाले हवाई जहाज़ थे ही नहीं। हमारी 50,000 की सेना दिल्ली के एयरपोर्ट पर इंतज़ार करती रही कि कब सुबह हो और कब हम जम्मू कश्मीर की ओर उड़ान भर के युद्ध को रोक सकें या युद्ध कर सकें।
यहाँ उसमें एक गिल करके सेनाध्यक्ष थे, गिल उनका नाम था। तो उन्होंने क्या किया, रात को इंतजार नहीं किया और 4 बजे ही उड़ान भर दिया कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर श्रीनगर पे आक्रमण हो गया और श्रीनगर एयरपोर्ट पर अगर कब्जा हो जाएगा किसका, पाकिस्तान का, तो हम उतरेंगे कहाँ पे, रक्षा कैसे करेंगे। तो 4 बजे उड़ान भरा और 8:10 पर लैंडिंग हुई और 8:20 पर कबीलाइयों का उस एयरपोर्ट पे हमला हो गया। केवल 10 मिनट की चूक हो जाती तो कश्मीर हमारे यहाँ से क्या होता, निकल जाता। अब यहाँ पर पाकिस्तान की सेना और उनके कबीलाई लोग थे और यहाँ पर इंडियन सेना थी, दोनों में युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। तो भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था, 1948 में युद्ध शुरू हो गया बेटा। अब इसी समय अक्टूबर का महीना है, बर्फ़ गिरने लगी वहाँ पे और हमारे सैनिक कभी बर्फ़ देखे ही नहीं थे, बर्फ़ में लड़ना जानते ही नहीं थे। और उससे बड़ी बात थी कि हाफ पैंट में सैनिक थे हमारे, हाफ पैंट में बर्फ़ में लड़ने कोई जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। हमारी सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी क्योंकि जो है यहाँ के कबीलाई बर्फ़ में रहने वाले थे। तो पाकिस्तान को इस बात को पता था कि हम वहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो है इनको तो मालूम है ना कि सेना के बारे में, कबीले के लोगों को तो मालूम है कि बर्फ़ में कैसे रहना है, इनको तो मालूम था। इसीलिए इन दो लोगों ने क्या किया, आक्रमण करना शुरू किया। तब नेहरू ने इस बात को पहुंचा दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में। पटेल जी मना कर रहे थे कि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में मत पहुंचाओ, रसिया से हम मदद मांग लेते हैं और सेना मंगाएंगे, हथियार मंगाएंगे और हम जीत लेंगे युद्ध। लेकिन नेहरू ने पहुंचा दिया बात कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम की घोषणा कर दिया और एक शब्द में कहा कि जो जहां है वहीं पर रुक जाए। क्या बोला, जो जहां है वहीं पर रुक जाए। तो जहां तक पाकिस्तानी सेना थी उस पूरे क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, पाकिस्तान। आज भी जम्मू कश्मीर के इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार किसका है बेटा, पाकिस्तान का। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला जो जहां है वहीं पर रुक जाए, तो जो जहां तक पहुंचा था वहां तक क्या हो गया, रुक गया। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, POK बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, POK। POK मतलब क्या होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता है, तो इसको हम बोलते हैं POK, ठीक। और इसको हम बोलते हैं कश्मीर। पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान बोलता है हमारे कश्मीर को गुलाम कश्मीर। इंडिया ने कश्मीर को क्या रखा है, गुलाम कर रखा है। और वो लोग इस कश्मीर को बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। हमने इस इतने कश्मीर को आज़ाद कराया है, ठीक। फिर से बता देता हूँ, पाकिस्तान POK को बोलता है आज़ाद कश्मीर क्योंकि मैंने आज़ाद कराया है, और इसको बोलता है गुलाम कश्मीर कि भारत ने इसको क्या रखा है, गुलाम करके रखा है। हम क्या बोलते हैं, इसको कश्मीर ही बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर। इस पर अधिकार रखा है। पाकिस्तान ने इसको एक राज्य बनाया है, प्रांत बनाया है और इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद बनाया है। किसको, पर कश्मीर को। किस कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर को। आज ये इतना हिस्सा, पूरा इतना हिस्सा ये पाकिस्तान के अधिकार में है और बाकी हिस्सा किसके अधिकार में है, इंडिया के। और दोनों के लिए जो बाउंड्री बनाई गई उस बाउंड्री का नाम रखा गया LOC। क्या रखा गया बेटा, LOC। तो LOC की लाइन ये है, ये लाइन है LOC की, ठीक। और LOC फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाई गई लाइन है ये कि जो जहां है वहीं रुक जाए। तो यही आधे पर पाकिस्तान की सेना और आधे पर इंडियन सेना रुक गई और इसी को हम बोलते हैं कश्मीर का मुद्दा। यही पूरा बना हुआ है, आज भी यही मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए अभी जो चुनाव हो रहा है कश्मीर में, तो 24 सीटों पे चुनाव नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि भारत इसको अपना अभिन्न अंग मानता है। और हमारे देखो एटलस में आज भी हम इसको पूरा दिखाते हैं। क्यों, अगर हम दिखाएंगे नहीं तो हम दावा कैसे करेंगे भविष्य में कि हमारा है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन 24 सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा है। ये 24 सीटें विधानसभा में खाली हैं। किसके लिए, POK के लिए, कि भविष्य में अगर हम इसको जीतेंगे कभी तब चुनाव कराएंगे और तब इन सीटों को हम भरेंगे वहाँ,
ये समझ में आया बेटा? तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा पूरा यही था और इसीलिए LOC का निर्माण हुआ है। याद रहेगा? लिखना। लिखना, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी, एक ऐसी रियासत थी जहां पर अधिकांश जनता मुस्लिम जबकि राजा हिंदू थे, हेलो सर पानी भेजिएगा, कितनी बार बोलना पड़ता है? क्या लिखा? हिंदू थे, जिनका नाम हरि सिंह था, हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र होने का निर्णय लिया क्योंकि इन्हें इस बात का डर था, यहाँ कुछ नहीं है, इस बात का डर था कि पाकिस्तान में शामिल होने पर हमारे धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा जहां हमारे अधिकार सीमित हो जाएंगे, इसी डर की वजह से ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, यह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जिन्ना के साथ अस्थायी समझौता किया था, कि भविष्य में पाकिस्तान में शामिल होने का विचार बना सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल होने का विचार बना सकते हैं, लेकिन जिन्ना को इस बात का डर था, एक चाय दे देना, इस बात का डर था कि हरि सिंह हिंदू राजा होने के कारण भारत में शामिल ना हो जाएं, इसी कारण पाकिस्तान की सेना और वहाँ के कबीलाई लोग
मिलकर पाकिस्तान की सेना और वहाँ की कबीलाई लोगों ने मिलकर भारत पर आक्रमण कर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर की शर्त रखी। भारत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर की शर्त रखी। अतः हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1948 को 26 अक्टूबर 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। अभिन्न अंग बन गया। ठीक, याद रहेगा बेटा। आगे पैरा चेंज करना। इसी मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 1948 में युद्ध विराम की घोषणा की गई। युद्ध विराम की घोषणा की गई। दिसंबर 1948 में युद्ध विराम की घोषणा की गई। घोषणा की गई और यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया। यथास्थिति मतलब जो जहां वो रुक जाए। यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया। अतः दोनों देशों के बीच LOC को सीमा मान ली गई। LOC को सीमा मान ली गई। यही सीमा आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में सीमा का नाम है। जम्मू कश्मीर में सीमा का नाम है। पाकिस्तान वाले कब्जे कश्मीर को भारत POK अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर कहता है। पाक अधिकृत कश्मीर कहता है।
जबकि भारत ने कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया, एक राज्य का दर्जा दिया, एक राज्य का दर्जा दिया। पैरा चेंज करना। मोदी सरकार ने 6 अगस्त 2019 को 6 अगस्त 2019 को संसद में एक प्रस्ताव लाकर जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार 370 आर्टिकल को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार 370 आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का राज्य का विभाजन करके जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। 2 केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। दो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर में विधानसभा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख में नहीं, जबकि लद्दाख में नहीं। कोई डाउट बेटा? लद्दाख में नहीं, ठीक है। तो उस समय की स्थिति क्या थी या आज की स्थिति क्या है मैंने बता दिया। इस मैप को बना लेना, इस मैप को बना लेना फिर से। आगे बढ़े बेटा हम लोग। अब आगे कहानी ध्यान सुनना। एक मैंने बताया था जनमत संग्रह। क्या बताया था बेटा? जनमत संग्रह। इसमें यह निर्णय होता है कि जनता वोट करेगी कि वो कहाँ रहना चाहती है, भारत में या पाकिस्तान में। तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया तो ये मुद्दा पाकिस्तान ले गया कहाँ पर? यूएनओ में। कहाँ ले गया बेटा? यूएनओ में ले गया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान कहता है कि मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में क्या कराया जाए? जनमत संग्रह कराया जाए। हमेशा अभी 24 तारीख को 24 सितंबर को फिर बैठक होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 71 बैठक होगी, 72,
और देखना उसमें हर देश के लोग बोलने जाते हैं, भारत प्रधानमंत्री भी जाएंगे, तो उसमें जो है पाकिस्तान का एक ही शब्द रहेगा, क्या? जनमत संग्रह। भारत जनमत संग्रह से भागता है, क्यों? उसको मालूम है कि जम्मू यहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं और वोट किसी कर देंगे? पाकिस्तान। दूसरा, 370 के तहत ये नियम था कि कश्मीर में कोई अन्य लोग ज़मीन नहीं ले सकते, बस नहीं सकते। दूसरा, बस नहीं सकते, और दूसरा, यहाँ पर कोई सरकार की अन्य योजनाएं लागू नहीं होंगी। जम्मू कश्मीर में मौलिक अधिकार लागू होगा, लेकिन नीति निर्देशिका तो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। दूसरा, जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा भी था और इंडिया का झंडा भी था। तो एक ही राज्य देश में कोई राज्य अपना अलग झंडा लेकर के चलेगा तो अलगाववाद नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 370 के तहत उसी व्यवस्था को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आया? पाकिस्तान को क्या डर है कि भारत यहाँ की ज्योग्राफी के साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी जनसंख्या को बदलने के लिए 370 हटा दिया। अब इंडिया के सब लोग कहाँ बसेंगे? कश्मीर में। तो मुसलमानों की संख्या कम हो जाएगी और हिंदुओं की अधिक। तब भारत संयुक्त राष्ट्र में क्या बोलेगा? पाकिस्तान को ये डर है। बात समझ में नहीं आया? इसी बात का डर है। दूसरा, प्रधानमंत्री लाल किले से बोला कि मैं पीओके के लोगों के साथ तन मन और धन से हूं। ठीक, तो पीओके और यहाँ के डेवलपमेंट को जब देखा जाए तो यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है जब से 370 हटा हुआ है। ठीक है, और अभी 4 जिले जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जो आतंकवाद मुक्त हो चुके हैं। अब वहाँ के लोगों में तरफ यह है कि यहाँ के लोग का विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का विकास, यहाँ विद्रोह शुरू हो गया है और खुफिया एजेंसियाँ इसका लाभ उठा रही है, भारत की विद्रोह को भड़काने काम कर रही है। क्यों भड़काने काम कर रही हैं? कारण क्या है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी कौन भेज रहा है? देखा होगा, अक्सर भेजते हैं। जब मनमोहन गवर्नमेंट थी तो ये भी होता था कि लोग वहाँ से रडार दगाते थे, हमेशा देखा होगा, हमेशा सीज फायर हो जाता था, दिल्ली जो तोपें दगती थी। लेकिन तोप इस समय दग क्यों नहीं रही है? क्योंकि एयर स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, और भारत ने सेना को खुली छूट दे रखी है इस समय कि एक गोला दागने पर 3 गोला दागना। बात समझ में आया? तो छूट सेना को मिलने की वजह से दिल्ली से कंट्रोल छोड़ दिया गया, सेना के ऊपर दे दिया गया मोदी गवर्नमेंट में कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन यहाँ की शांति तुम्हें क्या रखनी है? बना के रखनी है। पहले लोग देखोगा ईंटा पत्थर मारते थे, तो जितने भी वहाँ के अलगाववादी नेता थे उन सबको चुन चुन के गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है? जेल में। उनके परिवार को भी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं। बस समझा? तो जब तुम रहोगे ही नहीं तो जनता को भड़काओगे कैसे? बस समझा? 500-500 रुपये दे करके युवाओं को क्या करते थे? ईंटा फेंकवाते थे। तो फेंकने वाला तो बैठा हुआ है, लेकिन पैसा देने वाला नहीं रह गया। वो कहाँ रह गया है? जेल में है। ये समझ में आया? इसी वजह से जम्मू कश्मीर में शांति बनाना पहले क्या था? जरूरी था। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यहाँ चुनाव हो रहा है। कहाँ पर? जम्मू। अभी देखो, कल वोटिंग थी जम्मू कश्मीर में, अगला वोटिंग फिर होगा। पहले कश्मीर में हुआ, फिर जम्मू में होगा, ऐसे वोटिंग होगी। अब यहाँ पर जनमत संग्रह की बात आती है तो भारत पीछे हटता है। भारत क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में? भारत कहता है कि जनमत संग्रह कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं 5 साल में लोकसभा चुनाव करवाता हूँ, हर 5 साल में यहाँ पर राज्य का विधानसभा चुनाव होता है, यहाँ पंचायत चुनाव होता है, और यहाँ की जनता इसमें वोट देने में भागीदारी है। इसीलिए यहाँ की जनता हमारे साथ है, हमें जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डर यही है कि मान लो संयुक्त राष्ट्र संघ कह दे कि जनमत संग्रह कराओ तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो भारत हमेशा कहता है कि जनमत संग्रह कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को में कोई और देश आके शामिल हो और आकर के हम दोनों की बात कराए। पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका, ट्रंप, यहाँ तक ट्रंप भी और यहाँ तक बाइडेन भी, उसके पहले बहुत सारे राष्ट्रपतियों ने हमेशा कहा कि मैं कश्मीर के शांत कराऊंगा, मैं आके उसमें हस्तक्षेप करूंगा। भारत कहता है कि नहीं, ये 2 पक्षीय मामला है, किसी तीसरे की आवश्यकता यहाँ नहीं है। ठीक है, जब अभी देखा जब बैठक होगी उसमें भी यही बात होगी। आप लोग कभी गौर नहीं करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते, हमेशा यही बात होगी। देखना जब भी जाएंगे यहाँ से
वहाँ तो वहाँ के संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका खुद बोलेगा, हमेशा बोलता आया है कि कश्मीर के मुद्दे को मैं सुलझा सकता हूँ अगर भारत अनुमति दे तब। पाकिस्तान तो अनुमति दे रखा है कि तुम आओ, तो त्रिपक्षीय मुद्दा हो जाने की वजह से ये मामला और गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा तुम्हारा मामला है, हम किसी तीसरे को शामिल नहीं करेंगे। तो हर बार प्रस्ताव आया, लेकिन हर बार भारत कहता कि नहीं, हम इसमें किसी तीसरे का मुद्दा स्वीकार नहीं करेंगे, ये दो पक्षीय है, हम सुलझा लेंगे। ठीक। दूसरा, पाकिस्तान यहाँ के जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यहाँ के कुछ आगे जो युद्ध हुआ, आगे बताऊँगा मैं युद्धों के बारे में, लेकिन यहाँ एक चीज़ बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2002 में जम्मू कश्मीर के में सेब ज़्यादा होता है, सेब। तो सेब का निर्यात करने के लिए, पाकिस्तान में भेजने के लिए यहाँ के मुसलमानों ने 3 महीना स्ट्राइक रखा, हड़ताल किया कि हमें जम्मू कश्मीर सेब बेचने के लिए, वहाँ पे जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में सेब बेचने के लिए हमें अनुमति दी जाए। इनको लगा कि यहाँ हम भी मुसलमान, ये भी मुसलमान हैं, तो हमारा सेब खाएंगे। ठीक है, भारत ने अनुमति दे दिया और ये लोग पाकिस्तान प्रवेश किए थे। 4,500 ट्रक सेब गया था कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान वालों ने कहा ये गुलाम कश्मीर का सेब है, मैं नहीं खाऊंगा। बात समझा? और सेब लेने से वहाँ क्या किया उन लोगों ने? मना कर दिया। सारे सेब ट्रक में सड़ गए, रोड किनारे फेंक के आना पड़ा। और इसके बाद आज तक इन लोगों ने सांस नहीं लिया है कि हम जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान सेब बेचने जाएंगे। समझ में नहीं आया? तो ये चीज़ है, मेन प्रॉब्लम है। अगर व्यापार होता तो इनको प्रोत्साहन मिल जाता। बात समझा? लेकिन सरकार इस सब की अनुमति नहीं देती है अक्सर। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से सरकार के पास पूरा कंट्रोल है अभी वर्तमान में। सेना को खुली छूट इसलिए दी गई है कि तुम्हें जैसा लगे वैसा करके हमें किसी भी कीमत पे यहाँ क्या रखना है? शांति रखना है। ठीक है। पाकिस्तान को डर क्या था? मैंने बता दिया कि 370 हटने से क्या हो जाएगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं बन गया सबका बेटा। डालो हेडिंग हैदराबाद। हेलो, हाँ हाँ, अभी कहाँ पे हो? अभी कहाँ पे हो? बिलासा में। आप इसी समय बोल दो तुम्हें तिवारी सर से मिलना है, तिवारी सर से। ठीक है। अब बोल देना, और तिवारी सर से मिलना तो बोलना विशाल सर ने भेजा है। अब तुम 2 बजे तक वेट कर सकते हो, आप वेट करना, मैं आ गया 2 बजे। बैठो बैठो। न्यू क्लास अभी तक कहाँ थी? कोई बात नहीं। डालो हेडिंग हैदराबाद। ये सब कुछ समझ आया बेटा? जम्मू कश्मीर मामला याद रहेगा। अब डालो हेडिंग हैदराबाद की बात कर लें। हैदराबाद कहाँ है बेटा? हैदराबाद आज किस राज्य में है? हैदराबाद किस राज्य में है आज? तुम बताना कहाँ है? हैदराबाद कहाँ है? धीरे बोलो, इससे ये हो जाएगा हम बोल भी लिए, काम भी हो गया। कहाँ है हैदराबाद? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। पहले वो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, आज किसकी राजधानी हो गई है? तेलंगाना की राजधानी हो गई है हैदराबाद। मैप देखो जरा एक बार। तुम लोग ना मैप देखते हो घर पे और ना न्यूज़पेपर पढ़ते हो घर पे। ये 2 काम आपके संविधान में नहीं है ना। न्यूज़पेपर लगता होगा फालतू है, पता नहीं क्या देते रहते हैं डेली, लेकिन उसी में तुम्हारे सिलेक्शन का राज छुपा हुआ है। हैदराबाद दिखा? दिख गया? ध्यान सुनना बेटा, हैदराबाद के बारे में बता देते हैं। हैदराबाद में जो राजा थे उनका नाम था निजाम। क्या नाम था बेटा? निजाम था। इन्होंने चुपके से संपर्क किया, जिन्ना से पत्र व्यवहार किया कि हम हैदराबाद किसमें शामिल होगा? किसमें? पाकिस्तान में। ठीक। और यहाँ पर मुस्लिम जनता ज़्यादा थी। नेहरू की प्रॉब्लम ये थी,
नेहरू और आपका एक पटेल जी थे। नेहरू ने क्या कहा कि पटेल जी से कि रियासतों के विलय का जिम्मा तुम्हारे जिम्मे है, लेकिन 2 रियासत के बारे में आप नहीं हस्तक्षेप करेंगे, एक हैदराबाद और एक कश्मीर। ये दोनों मुद्दा इन्होंने अपने पास रखा। दोनों जगह मुद्दा ये रखा था कि भारत के मुसलमानों को नाराज नहीं होने देना है, ये किसका मकसद था, और अंतर्राष्ट्रीय हमारी छवि अच्छी बनी रहे, पूरी दुनिया में हमारी छवि अच्छी बनी रहे, इसलिए ये हैदराबाद पे निर्णय ले नहीं पा रहे थे। कौन? नेहरू। हैदराबाद में जनता है वहाँ हिंदू ज़्यादा, लेकिन वहाँ का राजा कौन था? मुस्लिम। और वहाँ के जो निजाम के लोग थे, वहाँ के हिंदुओं की लड़कियों को बेच देते थे। कहाँ? अरब देशों में। बात समझा बेटा? वहाँ के लोगों पर ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया हिंदुओं के। ये रिपोर्ट बार बार आने लगी। किसके पास? पटेल जी के पास, क्योंकि पटेल गृह मंत्री हैं। तो खुफिया एजेंसियाँ रिपोर्ट किसको करेंगी? गृह मंत्री को। गृह मंत्री बार बार नेहरू से कहते थे कि इस जम्मू कश्मीर के साथ साथ तुम्हें हैदराबाद के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद की जो मंशा है निजाम की वो ठीक नहीं है, और अगर वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया तो ये पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। तो एक पाकिस्तान हमें यहाँ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इधर भी पाकिस्तान है, इधर भी पाकिस्तान है, बीच में पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये समझ में नहीं आया? इधर तो समझ आया? भारत के इस तरफ भी, इस तरफ भी, इधर पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, एक बीच में भी रहेगा, पेट में भी पाकिस्तान, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन नेहरू टामल टोल कर रहे थे। आज बात करेंगे, कल बात करेंगे। नेहरू चेकोस्लोवाकिया गए थे। चेकोस्लोवाकिया यूरोप में है, बिग्रेड उसकी राजधानी है। वहाँ पे गए थे, मीटिंग थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की, वहाँ पे गए थे। तो पटेल ने क्या किया, जो है निजाम को दिल्ली बुलाया और दिल्ली कहा कि बात करने के लिए कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। और निजाम का नवाबी देखो कि रहते हैदराबाद में थे, लेकिन इनके लिए डेली बनारस से पान आता था खाने के लिए। तो पटेल ने इनके लिए पान वान की व्यवस्था किया, खाना वाना खिलाया इनको। दिल्ली में जब बैठक शुरू हुई पटेल की, और इस पर एक मूवी बनी है, आप लोग मैं भेजूंगा, सरदार नाम की मूवी है, आज ही देख लेना पटेल के बारे में, तुम्हें जूनागढ़ जम्मू कश्मीर सबके बारे में समझ में आ जाएगा। हैदराबाद, सरदार ही मूवी का नाम है, पटेल के, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है, सरदार मूवी का नाम ही है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देखना, ठीक है। परेश रावल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो इनको बुलाया गया निजाम को, कहाँ है? दिल्ली निजाम जब बात कर रहे थे पटेल से, तो ये हर बात पे गुस्सा होकर खड़े हो जाते थे। तो पटेल ने कहा कि आप हर बात पे खड़े मत होइए, आप आराम से बात कीजिए। पान वान खिलाया। जब ये बात आई कि विलय पत्र पर, तो निजाम ने कहा कि आप हमें जानते नहीं हैं, हम वहाँ के एक एक हिंदुओं का कत्लेआम करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप हमें जानते नहीं हैं। और हर बात पे खड़े हो जा रहे थे। तो पटेल ने उनसे कहा कि ठीक है, वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी आपको दिल्ली से हैदराबाद भी जाना है और रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तब उनको लगा कि मामला गड़बड़ हो सकता है, तो वो बैठ गए। कौन? निजाम। उनको लगा कि नहीं, मामला क्या है, गड़बड़ है। और इसके बाद क्या हुआ, अगर हम हैदराबाद, पटेल को लगा कि अगर हैदराबाद में हम सेना भेजेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि गड़बड़ हो जाएगी कि हमने सेना भेज पे कब्जा कर लिया, ठीक। तो पटेल ने क्या किया, सेना को ही पुलिस का कपड़ा पहना करके और भेजा कहाँ पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही अभी परसों की बात है, कल की बात है, आज कौन सा डेट है? आज 19 परसों की बात है, 17 सितंबर को ही सेना पुलिस के भेष में कहाँ प्रवेश कर गई? हैदराबाद में। और हैदराबाद पे कब्जा कर लिया। किसने? सेना ने। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हैदराबाद को किस आधार पर भारत में मिलाया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। लेकिन वो पुलिस कार्रवाई नहीं है, वो कौन सी थी? सेना थी। लेकिन सेना को कपड़ा किसका पहनाया गया? पुलिस का। और आरोप क्या लगाया गया निजाम के ऊपर कि हिंदू जनता के साथ अन्याय कर रहे थे। स्थिति खराब देखते हुए हमने क्या किया? कब्जा कर लिया। इस बात को लेकर भी अमेरिका, वो पाकिस्तान पहुंचा संयुक्त राष्ट्र संघ में, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने रखा कि हमने पुलिस कार्रवाई की है, सेना कार्रवाई
नहीं की है। इस आधार पर वहाँ ये मामला खारिज हो गया। जब नेहरू लौट के आए 3 दिन के बाद, जब कब्जा हो गया हैदराबाद पे, तो जब लौट के आए तो बहुत नाराज हुए। किससे? पटेल से, कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, कितनी ये हो जाएगा। कहीं जो होना था वो हो चुका है, अब आगे क्या करना है वो देखना है। बात समझ में आया? तो तीनों रियासतों का विलय हो गया। इसी हैदराबाद के साथ सारी रियासतें भारत में क्या हो गई? शामिल हो गई। लिखना बेटा, लिखना हैदराबाद, लिखना हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। तो बेटा देश को एक करने में ना बहुत पापड़ बेलना पड़ा है, ठीक है? ऐसे नहीं देश मिला है ये, ठीक है ना? इसलिए जो लोग देश से प्रेम करते हैं और जब कोई देश के खिलाफ कोई बोलता है तो गुस्सा आता है। अभी आप लोगों से कह दिया जाए एक शब्द में कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए, कोई बर्दाश्त करेगा? जो यूपी का एक किसान भी होगा ना, जो अनपढ़ होगा, वो यूपी बिहार का, तमिलनाडु का भी अगर कोई अनपढ़ होगा वो भी कहेगा कि नहीं, हमारा वहाँ कोई ज़मीन नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी हम जम्मू कश्मीर को 1 इंच भी किसको नहीं देना चाहते हैं? पाकिस्तान को। समझ में आया बेटा? दूसरा, आज भी देखा होगा जब कभी कोई सैनिक जवान शहीद होता है जम्मू कश्मीर में तो हमें भी दुख होता है, सुनते हैं तो दुख होता है, लेकिन वो दुख का सबका अपना अपना व्यक्त करने का तरीका अलग है। अभी कोई तुम्हारे देश के बारे में कोई बोलना शुरू करे तो अंदर से गुस्सा आता है कि अगर मिल जाता तभी इसका हम सर फोड़ देते, लेकिन नहीं मिलता, आदमी क्या करे? तो गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता है। इसलिए देखा होगा सोशल मीडिया में लोग गुस्सा निकालते हैं। बस में ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं पे क्यों निकालते हैं गुस्सा? क्योंकि कहीं और बोल नहीं सकते, जितना मन को उतना गाली देते हैं उस पर, ठीक है? चलिए क्या लिखा बेटा? सबसे बड़ी रियासत थी और यहाँ के राजा निजाम मुस्लिम थे, और यहाँ के राजा निजाम मुस्लिम थे। निजाम मुस्लिम थे, मुस्लिम थे, जबकि हिंदू जनता थी, जबकि जनता हिंदू थी, जनता हिंदू थी। निजाम ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जिन्ना से समझौता भी कर रखा था, जिन्ना से समझौता भी कर रखा था, समझौता भी कर रखा था, लेकिन निजाम वहाँ की हिंदू जनता पर, निजाम वहाँ की हिंदू जनता पर अत्यधिक अत्याचार कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। इसी कारण वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद पर अधिकार कर लिया, हैदराबाद पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया और उसे भारत का अभिन्न अंग माना गया, और उसे भारत का अभिन्न अंग माना गया, अभिन्न अंग माना गया। 17 सितंबर 1948 को, 17 सितंबर 1949 को हैदराबाद भारत में शामिल हुआ था, भारत में शामिल हुआ था। मोदी सरकार ने 2023 में, मोदी सरकार ने 2023 में 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष
17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है? हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। निर्णय लिया है किसने बेटा? ठीक है, तो 17 सितंबर को अभी मनाया भी गया है। कौन सा दिवस? हैदराबाद मुक्ति दिवस। हमने हैदराबाद को मुक्त कराया है। ठीक है, देखो तो कोई डाउट किसी को? देख लो एक बार, कोई डाउट हो पानी नहीं पी लो, मोबाइल चेक कर लो, तब आगे बढ़ें। चेक कर लो, मोबाइल चेक कर लो। मोबाइल चोरी हो गया, बहुत अच्छा काम हुआ। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मिल भी गया, कैसे? क्या हुआ? चोर को पता चल गया है। किसके माध्यम से? चोर के माध्यम से। एक बार मोबाइल यहीं पे वेदांता में एक स्टूडेंट पढ़ती थी, यही मंगोलपुरी की, उसके पिताजी पुलिस में थे। ठीक, और उसका मोबाइल यही चोरी हो गया, छीन लिया किसी ने यहाँ, अरे मेट्रो के नीचे। तो जाके घर पे बताया उसने पापा से, तो पापा ने उसके उस चोर को फ़ोन किया, वहाँ के इलाके के चोर को, कि जो है, क्योंकि पुलिस वालों को पता रहता है ना कि इस इलाके का चोर कौन सा है। तो बोला कि हमारी बेटी का मोबाइल यहाँ चोरी हुआ है और उस इलाके के चोर कौन है। तो उसने बताया ये लोग हैं। तो कहा शाम तक मोबाइल घर पे आ जानी चाहिए। तो शाम तक मोबाइल सुरक्षित घर पर पहुंच गई, क्योंकि पुलिस का मोबाइल चोरी हुआ था। तो पुलिस वाले चाहें तो सुई के बराबर कहीं सुराग हो ना, उसको भी खोज लें, बस इच्छा नहीं होती इनकी। क्यों? क्योंकि जब रिपोर्ट लिखाने जाओगे कभी मोबाइल चोरी का, तो कहते हैं कि अब नहीं मिलेगा, लेकिन लिखवा दो। रिपोर्ट सादे कागज़ पे लिखवाते हैं, FIR नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी आधा एक घंटा बाद उसी का हिस्सा आने वाला होगा। मोबाइल जितने का बिकेगा उसका आधा हिस्सा आएगा किसके पास? तो ये ऑर्गेनाइज तरीके के चोर हैं। वर्दीधारी चोर कौन है? पुलिस वाले। ठीक है, इसीलिए अभी देखो एक कमेटी बिठाई गई थी, कहा गया था कि पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ा दो। जब तनख्वाह बढ़ा दोगे वेतन, तो चोरी कम करेंगे। इनकी तनख्वाह रखे हो 20,000, घर है फ्लैट लेने का, कहाँ से आएगा? तो चोरी करते हैं। कभी एक दिल्ली का कोई पुलिस वाला हो तो वो पैसा अपने जेब से नहीं खर्च करता है, कभी उसका वेतन पैसा कभी खर्च ही नहीं हो सकता है। इतना पैसा कमाई कहाँ पे है? दिल्ली में। बस में इसलिए दिल्ली के जो है पुलिस वाले ज़्यादा जो है किसी सुनते नहीं, नेता होता का, क्योंकि उनको पता है ना कि कोई होगा नहीं। डल हरी मेरा अलग चैप्टर है। भारत में राज्यों का पुनर्गठन। भारत में राज्यों का पुनर्गठन। बेटा कॉपी दे दो, बाद में लिख लेना, खुद से करवा लो। कितना लिखोगी? भारत में राज्यों का पुनर्गठन। ये पॉलिटी में कराया है सर ने, करवा दिया पूरा भाषा आधार पे। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? राज्य पुनर्गठन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? धर आयोग, फिर JPC आयोग, फिर इसके बाद फजल अली आयोग। बताया सर ने, तो क्या लिखाऊं इसको? छोड़ दूं? छोड़ दूं इसको ना, फिर क्या करूं? करा रखा हो तो छोड़ दूं, जैसा कहो छोड़ दूं, बताना वही चीज़ें करा दे। चलो करो, लिखना, पर ध्यान समझ लेना बेटा। भारत में जो राज्य बनाए गए हैं, इन राज्यों को बनाने के पीछे संविधान सभा से ही डिस्कशन शुरू हुआ था कि राज्य गठन कैसे किया जाए। तो दो प्रश्न आया, एक भाषा के आधार पर और एक
प्रशासन के आधार पर कि किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। मुद्दा क्या हुआ, अगर हम प्रशासन के आधार पर करते हैं तो मान लो कोई प्रशासनिक अधिकारी है और वो तमिल बोलता हो, उसकी नियुक्ति कहाँ हो जाए, मलयालम में, तो भाषा मैच नहीं करेगी। बस समझा, इसीलिए नियम बनाया गया कि भाषा के आधार पर गठन किया जाए। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती डिस्कशन की, किसकी बेटा, प्रशासनिक आधार पे। तो राज्यों का पुनर्गठन अगर कहा जाए किस आधार पे, वो क्या बताओगे, भाषा के आधार पे। जैसे गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर, कर्नाटक कन्नड़ भाषा के आधार पर, केरल मलयालम के आधार पर, तमिलनाडु तमिल भाषा के आधार पर। तो जब एक ही भाषा रहेगी तो शासन करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। लेकिन अगर प्रशासनिक आधार पर करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी पता चला कि वो रहने वाला है यूपी का और पहुंच गया कहाँ, तमिलनाडु में, तब क्या होगा, तो भाषा का मैच नहीं आएगा। दूसरा, अगर प्रशासनिक आधार पर कर देंगे तो पता चला कि तमिलनाडु में राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश से कुछ क्षेत्र को ले लिया, कुछ कन्नड़ को ले लिया और कुछ मलयालम को लेके मैंने बना दिया कौन सा राज्य, तमिलनाडु। अब एक ही राज्य में कई भाषा के लोग रह रहे हैं और सबकी भाषा अलग अलग है, तो आपस में क्या हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा। पता चला कि अगर नोटिफिकेशन तमिल भाषा में दिया गया तो कन्नड़ और तेलुगु क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। बस समझे, इसीलिए निर्णय लिया गया कि भाषा के आधार पर क्या बनाया जाए। तो अगर आपसे यहाँ में पूछा जाए कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया है तो क्या बताओगे बेटा, भाषा के आधार पर। लेकिन शुरुआत कैसे होती है, देखना ठीक ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर मांग होने लगी। क्या हुआ बेटा, भाषा के आधार पर मांग होने लगी, ठीक है। इसी को देखते हुए नहीं लिख पा रही हो, बहुत तेज लिखवा रहे हैं ये लोग, सेट हो चुके हैं ना, लिखने की कोशिश करो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तुम लिखो। क्या लिखा, फिर से बोला, क्या बोला, लास्ट टाइम क्या बोला, इसी को देखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने धर आयोग का गठन किया। डालो हेडिंग, धर आयोग। इसी बंद करो, धर आयोग। शुरू करें बेटा हम लोग, ध्यान देना। संविधान सभा के अध्यक्ष अर्थात संविधान सभा ने यह कहा धर आयोग से कि आप इस बात का पता लगाओ कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जाए या किस आधार पर किया जाए बेटा, प्रशासन के आधार पर किया जाए। तो धर आयोग में जो धर हैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ठीक है। इन्होंने पता लगाया और सिफारिश क्या किया, भाषा के आधार पे नहीं, किस आधार पे, प्रशासन के आधार पे। लिखना जरा, 27 नवंबर 1947 को 27 नवंबर 1947 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। बेटा लिखने की कोशिश करो ना, बैठने कुछ नहीं होगा बेटा, लिखने की कोशिश करो ना पहले। क्या हुआ? स्टार्टिंग से तो मैंने शुरू किया बेटा, ये नया टॉपिक स्टार्टिंग ही तो था। जहां से छूट गया छोड़ दो, उसके आगे लिखो, 2-3 पेज छोड़ करके लिखो, बाद में देख के लिख लेना। क्या लिखा? गठन किया गया। इस आयोग ने हाँ उस आगे लिखो, इस आयोग ने प्रशासन के आधार पर, इस आयोग ने प्रशासन के आधार पर राज्यों के गठन की बात कही। राज्यों के गठन की बात कही। बात समझ में आ गया? अब जैसे ही इन्होंने कहा कि प्रशासन होना चाहिए, भाषा नहीं होनी चाहिए, वैसे ही भारत में क्या शुरू हो गया? विरोध। ठीक है। अब विरोध को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम क्या था बेटा? उसका नाम था JBP कमेटी बनाया। तो जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। इन 3 लोगों ने कमेटी बनाया। इन तीनों लोगों ने कहा कि जो धर आयोग ने कहा है प्रशासन वही सही है, भाषा सही नहीं है। तो दोनों कमेटियों ने सपोर्ट किसको किया है? तो देखना जरा, JBP कमेटी, JBP कमेटी लिख लिया? लिखना। कांग्रेस पार्टी ने धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए, धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया को मिलाकर एक समिति बनाई। इस समिति ने भी प्रशासन को ही आधार बताया। इस समिति ने भी प्रशासन को ही आधार बताया। कोई डाउट? तो दोनों कमेटियों ने किसको आधार बताया बेटा? प्रशासन को। अब जैसे ही आधार बताया वैसे ही मामला और बिगड़ गया और भारत में आंदोलन शुरू हो गया। ध्यान सुना बेटा। एक राज्य था, उस राज्य का नाम था मद्रास। क्या नाम था बेटा? मद्रास। और मद्रास में 2 बोली बोली जा रही थी। एक बोली है यहाँ की कौन सी? तमिल। और एक बोली यहाँ बोली जाती थी कौन सी? तेलुगु। अब तमिल और तेलुगु आपस में हमेशा लड़ते थे और हमेशा तेलुगु चाहते थे कि मद्रास से अलग करके एक राज्य बनाया जाए हमारे लिए। ठीक है, इसकी डिमांड चल रही थी। और जैसे ही समीक्षा की रिपोर्ट आई और ये कहा गया कि JBP कमेटी ने भी कह दिया कि नहीं प्रशासन ही होना चाहिए, तो आंध्र प्रदेश के एक नेता थे पोटी रामालू। ठीक है, पोटी श्री रामालू थे। उन्होंने आमरण अनशन कर दिया और 56 दिन के बाद वो क्या हो गई? मृत हो गई।
उससे पूरे क्षेत्र में यहाँ तनाव हो गया और अलग राज्य की मांग शुरू हो गई। तब नेहरू ने क्या किया, मद्रास राज्य से काट करके और 1953 में एक राज्य बनाया। कौन सा? आंध्र प्रदेश बनाया। तो आंध्र प्रदेश ये बन गया, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। और एक राज्य कौन बनाया गया? तो तमिलनाडु किस आधार बनाया गया? तमिल भाषा के आधार पर। और मद्रास ये तेलुगु किस आधार बनाया गया बेटा? आंध्र प्रदेश। तो दो राज्य बन गया। तो मामला क्या हुआ? शांत नहीं हुआ, मामला और बढ़ गया। जब यहाँ राज्य की मांग हो गई और राज्य बना दिया गया, तब पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो गया कि हमें भी एक राज्य चाहिए। अब समझ में बेटा? तो यहीं से अलगाववाद की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। अब अलग अलग राज्यों की मांग क्या हो गई? और जोर पकड़ने लगी। लिखना जरा, JBP समिति की रिपोर्ट के बाद, JBP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामालू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पोटी श्री रामालू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की घोषणा कर दी। घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन मद्रास से अलग करके किया गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन मद्रास से अलग करके किया गया। बेटा ये में रुकना चाहिए। हाँ कहाँ पे हो? तुम नीचे आके मेरा वेट करना, और मैं कॉल करता हूँ तो मिलते हैं, ठीक है? हाँ क्या लिखा बेटा? क्या लिखा? अलग करके किया गया। और इस आधार पर और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश
और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। पहला राज्य बन गया। पहला राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश के बनने के साथ ही पूरे भारत में आंध्र प्रदेश के बनने के साथ ही पूरे भारत में अनेक राज्यों की मांग तेज हो गई। अनेक राज्यों की मांग तेज हो गई। अनेक राज्यों की मांग तेज हो गई। तब प्रधानमंत्री नेहरू ने फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग का गठन किया। इस बात का पता लगाने के लिए कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। राज्यों का गठन कैसे किया जाए। ठीक है बेटा, ध्यान देना, ये मैप बना लेना। कर्नूल राजधानी थी उस समय, याद रखना बेटा, कर्नूल राजधानी किसकी थी उस समय की? आंध्र प्रदेश की। आज आंध्र प्रदेश राजधानी क्या है? क्या है? नहीं, एक राजधानी है, अमरावती। ठीक है, ये मैं बना लेना। आंध्र प्रदेश ये हो गया, किससे अलग करके बना है? मद्रास से। तो तमिल, ये तेलुगु, ये मैं बनाऊं। लिख दिया बेटा, डालो हेडिंग अलग से, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इसी को कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं इसी को। ये आयोग बनाया गया 1953 में और रिपोर्ट दिया 1956 में। वैसे रिपोर्ट 55 में ही दिया था, 56 में दिया था, 55 में दिया था, 56 में कानून बनाया गया बाद में। ठीक है, याद रखना। अगर पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का एक नाम और क्या क्या बताओगे? फजल अली आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष यही थे। या फजल अली आयोग का नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। लिखना जरा, लिखना। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और भाषा के आधार पर सौंपी और भाषा के आधार पर
राज्यों के गठन की सिफारिश की। किस आधार पर बेटा? भाषा के आधार पर राज्य के गठन की सिफारिश की और कहा कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। ठीक है, बनाए जाएं। ये किसे सिफारिश किया? फजल अली आयोग ने। अब गौर करना बेटा, इन्होंने सिफारिश कर दिया, तब जो है संसद, बिना संसद के कानून पास हो कोई काम हो नहीं सकता है। तब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। कब पास किया गया बेटा? 1956 में। और इसी के अनुसार हमारे यहाँ किसका गठन होता है बेटा? राज्यों का। तो डालो हेडिंग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। लिखना, फजल अली आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का प्रावधान कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का प्रावधान कर दिया और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उस समय, आज की क्या स्थिति है बात बताएंगे हम कल वाली क्लास में। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जबकि सिफारिश किसने किया था? 16-3 का। बनाया कितना गया बेटा? 14-6। ठीक है, ये बात याद रखना। कोई डाउट नहीं आता किसी को? ठीक है, आज हम लोग यही तक करते हैं। वहाँ डाल लो हेडिंग, भारत में नए राज्यों का गठन। डाल दो, कल आगे बताएंगे हम। नए राज्यों का गठन, कौन सा राज्य किससे काट के बनाया गया है, नए राज्य की डिमांड कहाँ हो रही है, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है, जो आगे हम लोग करेंगे। ठीक है।